दुबई के रियल एस्टेट की जब भी बात होती है तो लोगों को लगता है एक गोल्ड माइन है, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स, एथलीट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब लोग दुबई रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब भी किसी एसेट के प्राइस इतनी तेजी से बढ़ते हैं, चाहे वो इक्विटीज हो या फिर रियल एस्टेट हो, तो दिमाग में यही चलता रहता है कि यार ये क्रैश तो करेंगे। तो आज यही समझते हैं कि दुबई का रियल एस्टेट सच में गोल्ड माइन है या फिर एक लैंड माइन है। Dubai. Welcome to Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Dubai, there is the tallest building in the world, the largest airport and shopping center, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. So how did the Emirates and Dubai in particular get so rich? Because I know Dubai is not Spanish and Dubai is bad because it is Dubai. अब दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को समझने के लिए मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर इसी टाइम के अराउंड दुबई गया था और भाई यहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जब मैं इस बार गया तो मेरे को प्राइसेस में 15 to 30% का जंप दिखा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट लोकेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए भाई एक कैलकुलेशन करते हैं। अब सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, वैसे तो 1 करोड़ में आजकल कुछ आता नहीं है, बट फिर भी एक कैलकुलेशन करते हैं। चलो इस अमाउंट को हम 2 करोड़ रुपए कर लेते हैं, क्योंकि 2 करोड़ में एक स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK 2 BHK आपको इंडिया में किसी महंगी सिटी में भी मिल जाएगा 2 BHK के आसपास, और दुबई में भी आपको मिल सकता है। तो ये 2 करोड़ रुपए मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया और आज के रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, अगर मैं ये पैसा मुंबई में लगा जहां पे रियल एस्टेट अराउंड 4.5% पर एनम के आसपास ग्रोथ करता है, तो 10 इयर्स डाउन द लाइन भाई ये अमाउंट अराउंड 3 CR के आसपास हो जाएगी जो मैंने इन्वेस्ट। और सिमिलरली अगर यही सेम अमाउंट मैं 2 CR की दुबई में इन्वेस्ट करता हूं, तो जिस हिसाब से हमारा रियल एस्टेट में रिटर्न है, तो ये अमाउंट मेरा अराउंड 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच में बन जाएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एप्रिसिएशन तो भाई दुबई में बेटर है। अब दूसरी एक और चीज जिससे चीजें और इंटरेस्टिंग बन जाती है वो है भाई रेंटल इनकम। अब 2 CR के आसपास का अपार्टमेंट अगर आपको मुंबई में है तो आपको वहां पर रेंटल यील्ड समवेयर बिटवीन 40 to 70,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। बट अगर वही सेम अमाउंट आप दुबई में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी रेंटल इनकम जो है वो 1.25 लाख से लेकर 2 लाख रुपीज तक भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट लोकेशन। और जीरो टैक्स है जो भी आप रेंटल से इनकम कर। वही सेम चीज अगर हम इंडिया में किसी बड़ी सिटी में कैलकुलेट करें तो भाई 20% आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और जो आपकी रेंटल इनकम है वो भी आप एक हाई इनकम ग्रुप में ही लाई करते होगे। अगर रियल एस्टेट खरीद रहे हो तो वो समवेयर अराउंड 20 to 30% के स्लैब में आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब समझ रहे हो भाई, यही वजह है कि अंबानी, अडानी, शाहरुख खान, डेविड बेकम, ये सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपना पैसा दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर एक और बात आ जाती है, वो है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब 2 करोड़ रुपए में आप दिल्ली, मुंबई या किसी भी मेट्रो सिटी में घर लेते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही है यहाँ पे कैसा है। आपको पहले तो 2 करोड़ में कहीं आउटर में जाके घर मिलेगा, या फिर करोड़ों रुपए खर्च करोगे तो किसी कंजेस्टेड एरिया में जाओगे। और भाई रोड्स की खुदाई तो इंडिया में कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट पहले हो जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाद में सरकार सोचती है कि अब करना पड़ेगा भाई, अब तो लोग रहने आ गए, अब हमें यार सीवर भी डालना है। अब सीवर डाल दिया, उसके बाद रोड डाल दी, फिर दिमाग में आएगा भाई अरे वो तो गैस की पाइपलाइन तो डाली नहीं, फिर दोबारा खोद दो। बिकॉज ये एक अर्बन डेवलपमेंट में प्लानिंग की प्रॉब्लम है। और उसी सेम अमाउंट में अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करते हो तो भाई आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, बच्चों के लिए बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी, और भाई टैक्स फ्री इनकम, जीरो टैक्स। तो आप बताओ भाई लोग वहां पे क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब एक और शॉकिंग डेटा मेरे सामने है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ भाई। बेंगलुरु, जिसको इंडिया का IT हब कहते हैं, वहां पर भाई एक घर के लिए 185 लोग कंपीट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं दुबई की, तो वहां पे भाई एक घर के लिए अराउंड 7 लोग कंपीट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये भाई प्लानिंग की प्रॉब्लम है। जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो अभी वाली गवर्नमेंट है, जो पास्ट गवर्नमेंट है, जो भी है, वो जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में 10 मेजर सिटीज में ही क्रिएट कर पाए। और जो Tier 2 सिटीज हो गई या Tier 3 सिटीज हो गई, वहां से लोग भाई मूव करते हैं Tier 1 सिटीज में, और वहां पे इस टाइम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले ये लगता था कि भाई किसी Tier 1 सिटी में जाके अगर मेरा 15 से 20 लाख का पैकेज लग गया तो भाई जिंदगी सक्सेसफुल हो गई। बट आज के टाइम में भाई इतनी इनकम में मिडिल क्लास को सर्वाइव करना भी टफ हो रहा है। तो मैंने जो भी बातें बताई भाई, इसको सुन के तो आपको लग रहा होगा कि भाई दुबई का रियल एस्टेट तो सही में गोल्ड माइन है, मुझे भी वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है तो मैं इंडिया में छोड़ के दुबई में इन्वेस्ट करूं। बट भाई हमेशा पिक्चर ऐसी नहीं होती जैसी आपको दिखाई जाती है। तो हर जगह जहां पे कहीं रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है, वहां पे कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। और दुबई में भी भाई ऐसे ही कुछ हिडन ट्रैप्स है जो आपको नजर नहीं आते। जैसे कि पहला है, कुछ टैक्स ट्रैप्स है वहां पे। आपको लगता है जीरो टैक्स है, बट उसकी कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी वो कैसे है। दूसरा भाई वहां पे है ओवर सप्लाई रिस्क। ओवर सप्लाई रिस्क कैसे हो जाएगा कि डेवलपर इतने ज्यादा अपार्टमेंट्स बना दे, इतने ज्यादा रियल एस्टेट बना दे कि उतनी
डिमांड ही नहीं हो। और तीसरा जो ट्रैप है वो भाई, क्योंकि जो दुबई की जो इकोनॉमी है वो यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और अगर रिसेशन यूएसए को हिट करता है, जो कि पॉसिबिलिटी पूरी है, उसको डिले किया जा रहा है, तो भी भाई वहां का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो सकता है। अब मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कोई भी इंसान किन पैरामीटर्स पे करता है, और इन पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कहां पे हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगा भाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले या कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी स्टडी अच्छे से करनी चाहिए, और अगर खुद से नहीं समझ में आता तो ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए भाई, जैसे हमारा चैनल है। तो भाई पहला पैरामीटर है कैपिटल एप्रिसिएशन। अब रियल एस्टेट में लोग जब भी पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो देखते हैं कि भाई कितना रिटर्न बनेगा मेरे कैपिटल पे, बिकॉज रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तब होता है जब आपके पास भाई एक अच्छा कैपिटल हो इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप उस पर एक अच्छा रिटर्न बना सको। तो कंपैरिजन करना है दुबई के साथ, तो उसी लेवल की सिटीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इंडिया में अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पे भाई कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन रियल एस्टेट इज अराउंड 4 to 5%। यहीं पे अगर हम यूके में लंदन की बात करें तो वहां पे जो रियल एस्टेट में जो कैपिटल एप्रिसिएशन है दैट इज अराउंड 4%। अगर मैं यूएसए में न्यूयॉर्क की बात करता हूं तो वहां पे जो रियल एस्टेट में कैपिटल एप्रिसिएशन है दैट इज अराउंड 6%। सिमिलरली अगर इन्हीं चारों सिटीज से दुबई को कंपेयर करते हैं तो वहां पे भाई कैपिटल एप्रिसिएशन है समवेयर बिटवीन 5 to 9%। तो मतलब इस रिटर्न के हिसाब से अगर हम दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा पैसा अराउंड 8 to 10 ईयर्स में डबल हो जाएगा, जिसके ऊपर मुझे जीरो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और यहीं पे अगर और कंट्रीज और सिटीज की बात कर लूं तो मुंबई में अगर आप रहते हो तो वहां पे भी आपको 20% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आप न्यूयॉर्क में रहते हो, आप लंदन में रहते हो, वहां पे भी आपको 20% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, बट दुबई में आपको वो नहीं देना पड़ेगा। फिर सेकंड पैरामीटर आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का, दैट इज रेंटल यील्ड्स, कि भाई किराए की कितनी कमाई होगी, चलो इन्वेस्ट तो कर देता हूं। तो ये सुन के भाई आपको बहुत मजा आने वाला है। अब क्योंकि मैं वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात कर रहा हूं तो भाई जो कैलकुलेशन है वो यूएस डॉलर में निकाल लेते हैं। अब सपोज इनमें से किसी भी कंट्री में मैं 1 मिलियन यूएस डॉलर की कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं, मतलब इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो समवेयर अराउंड 8-9 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी मैंने ली, तो उस पर रेंटल रिटर्न कितना आएगा। अब पहले मुंबई की बात कर लेते हैं, तो भाई यहाँ पे 7-8 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए महीना, मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए महीने में रेंट पे मिल जाती है। तो रेंटल यील्ड अराउंड 30-32,000 डॉलर की, मतलब 24-25 लाख रुपए के आसपास आपकी होगी। वहीं अगर मैं लंदन की बात करूँ तो वहाँ पे समवेयर बिटवीन 30 to 45,000 डॉलर आपकी रेंटल इनकम होगी। मैं अगर मैं बात करता हूँ न्यूयॉर्क की, तो वहाँ पे आपकी जो रेंटल अर्निंग हो सकती है वो समवेयर बिटवीन 40 to 60,000 यूएस डॉलर हो सकती है। बट शॉकिंग चीज है भाई, अगर यही सेम इन्वेस्टमेंट आपका दुबई में होगा, वहाँ पे आपकी रेंटल इनकम समवेयर बिटवीन 50 to 90,000 यूएस डॉलर हो सकती है। तो मतलब अगर मुंबई से कैलकुलेट करें तो भाई डबल रेंटल इनकम, वही पैसा लगा के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एमिनिटीज, जीरो कैपिटल गेन टैक्स, जीरो टैक्स ऑन रेंटल इनकम, और यहाँ से इनकम डबल। आप तो खुद ही समझदार हो भाई कहाँ पैसा लगाना चाहिए। अब ये तो भाई ऐसे पैरामीटर है जो नॉर्मल इंसान भी समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे ऐसे है और मुझे पैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर अब हमें समझना है कि भाई हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में पोटेंशियल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए भी भाई मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जजिंग पैरामीटर बताऊंगा। पहला पैरामीटर है पॉपुलेशन ग्रोथ वर्सेस न्यू रेजिडेंशियल यूनिट। अब जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क लगता है अगर आप दुबई रियल एस्टेट मार्केट में जाओ, कि वहां पे कहीं ओवर सप्लाई ना हो जाए, कि पता चला माल ज्यादा हो गया और खरीदने वाले हैं नहीं भाई, वहीं पे ही तो प्राइस गिरता है। अब ये समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट मार्केट ऐसे क्रैश नहीं होती कि कोई भी दुनिया में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी दिक्कत आ गई या किसी न्यूज फ्लो की वजह से, ऐसे नहीं होती। जनरली जो क्रैश आता है वो सिर्फ भाई डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से आता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ रेजिडेंट्स है, जितने बिल्डिंग में यूनिट्स है, तो अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 2 रहता है तो वो रियल एस्टेट मार्केट के लिए हेल्दी है। बट जैसे ही लेस देन 2 चला जाए, जैसे कि भाई चाइना में हो रहा है, चाइना का रियल एस्टेट मार्केट इसीलिए क्रैश कर गया क्योंकि उन्होंने इतनी सप्लाई बढ़ा दी, इतने सारे सिटीज बना दी, इतने ज्यादा रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कर दिया कि वो उनको घोस्ट सिटीज बोल रहे हैं, वहां पे लोग ही नहीं है रहने के लिए। और यही सेम चीज भाई 2008 के मार्केट क्रैश में होता, जब आपने देखा हो। ये स्टार्ट कहां से हुआ था, इसी वजह से, क्योंकि ओवर सप्लाई हो गई थी और डिमांड इतनी नहीं थी। अब रेजिडेंट्स पर यूनिट बिल्ड जो नंबर है ये भाई दुबई में है 2.72, लंदन में अराउंड 2.3, न्यूयॉर्क में अराउंड 2.55। अब क्योंकि ये मेट्रो सिटीज है और बड़ी सिटीज है उन कंट्रीज की, तो यहाँ पे हमेशा ये नंबर तो ऊपर रहेगा ही। और मैं अगर भाई मुंबई की बात करूं तो वहां पे ये नंबर अराउंड 4.5 से 5 के आसपास, तो मतलब इन जगहों पे ओवर सप्लाई का रिस्क तो नहीं हो सकता। और इस पैरामीटर पे हम ऐसे जज भी नहीं कर पा रहे कि कहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर आता है जिसके ऊपर हम जज कर सकते हैं, दैट इज भाई हाउसिंग एब्जॉर्प्शन रेट। कितने यूनिट्स बन रहे हैं और कितने बिक रहे हैं। मतलब कि अगर इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो न्यू इन्वेंट्री में है मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंट आ जाएंगे। मतलब कि अगर बोलो कि 100 यूनिट बने और 80 लोगों ने बाय कर लिया तो 80% उसका एब्जॉर्प्शन रेट हो गया। अब इस नंबर की बात करें हाउसिंग एब्जॉर्प्शन रेट की, तो भाई ये ग्रेटर देन 80% है मेजर सिटीज में, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, मुंबई हो गया। बट अगर दुबई की बात करें ना तो भाई ये नंबर है
89%, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि डेवलपर्स बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं बना सकते, तो जितने यूनिट्स बिल्ड होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। और इसी में ही अगर हम लग्जरी रियल एस्टेट की बात करें, वहां पे जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो मोर देन 95%। अगर हम इन दो पैरामीटर्स पे ही कैलकुलेशन करें तो हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दुबई स्टैंड आउट कर रहा है, बट स्टिल अभी भी हमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई। थर्ड जो इंडिकेटर है भाई इसको कैलकुलेट करने का, दैट इज प्राइस टू इनकम रेशियो, और यहां से डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाए। प्राइस टू इनकम रेशियो क्या होता है कि उस जगह पे जो घर के प्राइस है वो कितने हैं, एंड उसको हम डिवाइड कर दे अगर कि हाउस होल्ड की एक एनुअल इनकम कितनी होती है, तो हमें PIR निकल के आ जाता है। अब भाई जो नॉर्मल कैलकुलेशन कहती है कि सपोज जैसे अभी कुछ टाइम पहले हो गया था तभी रियल एस्टेट के प्राइस ग्रो किया, अगर किसी को समझ में आए तो बताना कि इंडिया में अभी 2020 के आसपास से पहले तक 2013 से 2020 तक रियल एस्टेट प्राइस स्टैग्नेंट थे। और इस PIR के कैलकुलेशन से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे 15 से 20 लाख मैक्सिमम लोग कमा रहे थे, मतलब जो कि एक अच्छे हाउस होल्ड है उनकी 15 से 20 लाख की अर्निंग थी, और प्रॉपर्टी की प्राइसेस अराउंड 80 लाख के आसपास थी। अगर आपको कोई 2 BHK लेना है एक बढ़िया सिटी में दिल्ली NCR के आसपास, तो 70-80 लाख रुपए में आराम से मिल रहा था। तो जो PIR था वो 80 डिवाइडेड बाय 20 अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आ रहा था। और जब भी ये PIR 4 के अराउंड या 4 से कम होता है तो मतलब हाउसिंग अफोर्डेबल है। तो ये कैलकुलेशन आपके बहुत काम आने वाली है, ये लिख लो कहीं भी, मतलब ये ऐसी चीजें जो आपको कोई नहीं बताने वाला। अब जब भी ये PIR रेशियो 4 to 6 के बीच में होता है तो समवॉट एक्सपेंसिव है, ग्रेटर देन 6 है तो थोड़ा महंगा है, और ग्रेटर देन 10 है अगर ये रेशियो तो भाई मतलब लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी अफोर्डेबल नहीं है। कोई आम आदमी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, मतलब अब सिर्फ ये बड़े लोगों का काम रह गया। इस रेशियो पे हमारा डिसीजन बनाना बहुत ईजी हो जाए। अगर मैं ये नंबर दुबई के लिए कैलकुलेट करूं तो दैट कम्स टू अराउंड 6.7। दुबई में जो मीडियन हाउस होल्ड इनकम है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ पे दोनों में अभी भी काम करते हैं, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, तो मिडिल और हाई इनकम ग्रुप के लिए वहाँ पे अफोर्डेबल। अब यही नंबर की बात करूं मैं लंदन में, तो सोच सकते हो वहाँ पे नंबर कितना है, 19.5। और सिमिलरली न्यूयॉर्क की भी बात करूं तो वहाँ पे भी ये नंबर अराउंड 14.6 के आसपास है। तो लगता है भाई इन सिटीज में जाके लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, स्टिल भाई चीजें वहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है। अब ये तो फिर भी चलो आपने बड़ी सिटीज के नंबर सुन लिया, आपको लग रहा होगा कि चल यार वहाँ पे होता ही होगा, बहुत महंगी जगह है, कुछ है, बट एक चीज सुन के भाई आपका दिमाग खराब हो जाए। आप सोच सकते हो ये नंबर मुंबई में कितना है, पॉज करके नीचे कमेंट करके बताना मुझे भाई मुंबई में ये नंबर मोर देन 30 है। मतलब इंडिया की मेट्रो सिटीज की अगर बात करें और वहाँ की हाउस होल्ड इनकम की अगर कैलकुलेशन करें तो वहाँ पे भाई जो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी है या जो हाउस होल्ड है, घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, वो बहुत ही टफ हो चुका है। मतलब वो सिर्फ अमीरों का काम रह गया। इसीलिए अगर आप जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं घर क्यों नहीं खरीद पा रहा या मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं जमा हो पा रहे कि मैं घर खरीद लूं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस PIR रेशियो। अब यहाँ तक आपका जजमेंट बन गया होगा कि मुझे कहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट इसके ऊपर मैं आपको एक और पैरामीटर दे देता हूँ जो कि है भाई चेरी ऑन टॉप। ये पैरामीटर है भाई रेंटल यील्ड वर्सेस मॉर्टगेज रेट्स। मतलब कि आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी रेंट पे घर लेके रह रहे हो तो उसका किराया भर रहे हो, अगर सपोज आप घर खरीद लेते हो तो उसकी EMI भरने लग जाते हो। तो इंडिया में अभी क्या है कि रेंट बहुत कम है, EMI बहुत बड़ी हो जाती है, तो लोग रेंट पे रहना प्रेफर करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई अगर मैं कोई 3 BHK 4 BHK का घर ले लेता हूँ और उसको मैं अगर 70-80% लोन करा के ले लेता हूँ तो मेरी जो EMI बनेगी वो रेंट के 2 to 3 टाइम्स बन जाएगी। तो यहाँ पे जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आप देख लो कि रेंटल डिमांड इंडिया में ज्यादा बढ़ रही है, बट बाइंग डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। बाइंग डिमांड इसलिए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक घर के पीछे भाई 185 लोग भाग रहे हैं, तो वो जो अल्ट्रा रिच और रिच लोग हैं वही लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। अब ऐसे अगर कैलकुलेशन करें अगर हम लंदन और न्यूयॉर्क की, तो वहां पे भी जो मॉर्गेज रेट्स है, मतलब जो कि आपका लोन की EMI जाएगी और जो आप रेंट कमाओगे वहां से, वो लगभग 2 टाइम्स के आसपास होता है। बट अगर भाई बात करें दुबई की, तो वहां पे अगर आप रेंट पे जगह लेते हो या फिर आप प्रॉपर्टी बाय करके EMI करा लेते हो तो आपके रेंटल से उस प्रॉपर्टी की EMI पे हो सकती है। और कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि आपकी रेंटल यील्ड EMI से ज्यादा है। तो इन 4 पैरामीटर्स पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ दुनिया में मैंने जो एक्सपेंसिव सिटीज है उनको कंपेयर कर लिया, तो ये सब सुन के भाई मुझे समझ में आता है कि दुबई रियल एस्टेट सही में गोल्ड माइन। अब इतना सुनने के बाद भी आपको लग रहा होगा कि यार बात तो सर सही बोल रहे हो, मतलब है तो बढ़िया चीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट भाई जहां पे भी कहीं इन्वेस्टमेंट करने की बात होती है रिस्क वहां पे साथ में आता है। और ये मैंने ओवरऑल मार्केट की आपसे बात करी, बट जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा कोई लोकेशन, और उसमें बहुत डीपर लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, आपको समझ में आएगी कि कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो मैं अगर दुबई का रियल एस्टेट मार्केट की बात करूं तो मैं उनको 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता हूं। पहला सेगमेंट है भाई अल्ट्रा लग्जरी, जो कि नॉर्मल बंदों की बात नहीं है, ये जो फिल्म स्टार्स
हैं, जो एथलीट्स हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिलियनर बन चुके हैं, ये उनका प्लेग्राउंड। और ये जो प्रॉपर्टी है जो लोग खरीदते हैं, ये सिर्फ एक क्या है, दिखाने के लिए होता है कि भाई मेरे पास वहाँ पे एक घर पड़ा है, मेरे पास पाम जुमेरा में एक घर है भाई। ना वो कभी वहाँ जाके रहेंगे, ना उसको कहीं किराए पे चढ़ाएंगे, कभी चले गए, मर्जी है भाई अपनी। तो ये जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स है, इनमें जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट होता है वो समवेयर अराउंड, मैं डॉलर्स में बता दूं, $2 मिलियन से $100 मिलियन तक हो सकता है, कोई एंड नहीं। और इन प्रॉपर्टीज का जो एप्रिसिएशन है वो 100, 150, 200, 400, 500%, कोई इसमें लिमिट नहीं होती। और वहां से हम रेंटल यील्ड की बात करें तो 5-7% होती है अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज की। और वो जो लोग खरीदते हैं वो रेंटल यील्ड के लिए खरीदते हुए, तो इनसे तो हमारा भाई कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता नहीं जो बहुत बड़े अल्ट्रा लग्जरी में काम कर रहे हैं और जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो भाई वो वीडियो देखते नहीं है पहली बात तो, और मेरी वीडियो क्यों ही देखेंगे। आप जो लोग देख रहे हो आगे बात उनकी करते हैं। तो हम मूव करते हैं भाई दूसरा सेगमेंट, दैट इज हाई एंड लग्जरी मार्केट। तो हाई एंड जो लग्जरी मार्केट है वो समवेयर बिटवीन $800,000 से $2 मिलियन के बीच में आती है। मतलब अगर इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो 2-2.5 करोड़ से लेके 8-10 करोड़ के बीच की प्रॉपर्टीज होती है। एंड इनमें हमें रेंटल यील्ड जो है वो 5 to 7% के बीच में आ जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट का, और एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलता है। फिर हम थर्ड कैटेगरी या थर्ड सेगमेंट में जाते हैं, जो है कि एक मिड रेंज प्रॉपर्टीज होती है, जो आते हैं भाई $300,000 से लेके $800,000 तक। मतलब मोटा मोटा जो इंडिया की अभी पॉपुलेशन जो कर रही है 1.5 से 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास के जो घर है, तो वहाँ पे आपको स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 BHK इतने प्राइस में आ जाता है। अब ये आपको जो JVC या दुबई क्रीक हार्बर है या दुबई हिल्स है, इन जगहों पे ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। और भाई यहाँ की रेंटल यील्ड सबसे तगड़ी है। मतलब जो लोग इन्वेस्टमेंट करना है और रेंटल यील्ड चाहते हैं, तो यहाँ पे रेंटल यील्ड समवेयर अराउंड 7 to 9% के बीच में। फिर भाई फोर्थ सेगमेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, जो आप इंडिया में भी देखते होगे, वहाँ पे भी ऐसे ही है, जो कि अराउंड $270,000 के आसपास स्टार्ट हो जाता है, विच इज वही की जो 1.5-2 करोड़ की रेंज वाली प्रॉपर्टीज होती है अफोर्डेबल में। तो जो दुबई इंटरनेशनल सिटी है, दुबई साउथ है, वहाँ पे आपको ऐसी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी एंड वही सेम रेंटल यील्ड अराउंड 8 to 9%। और भाई जितना नीचे चल जाओ, मतलब वर्कर और लोअर इनकम ग्रुप की जो हाउसिंग है, जैसे लोग जनरली वहाँ पे बेड स्पेस लेते हैं, ये सब लेते हैं, अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये 80 लाख रुपीज से लेके 1.5-2 करोड़ तक आपको वहाँ पे मिल सकती है। बट उनकी रेंटल यील्ड आपको मोर देन 10% मिलेगी, क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप वहाँ पे रहता है, बेड स्पेस शेयर करके रहते हैं, एक अपार्टमेंट में 3-3, 4-4 लोग भी रहते हैं। तो वहां से जो इन्वेस्टर है, मतलब उसके लिए एक अच्छी रेंटल इनकम बन सकती है। बट वही है, लेबर्स के साथ डील करना, वर्कर्स के साथ डील करना इतना ईजी नहीं होता। तो अब यहाँ तक भाई सुनते सुनते आपको बिल्कुल लग गया होगा कि यार सर आपने तो क्या बातें बता दी, अब तो मैं कल ही जाके दुबई में प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, लग रहा है ऐसा। और सबको लग रहा है कि भाई ये तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, बस ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, फटाफट पैसे लगा ले। तो मुझे भी ऐसे ही लगा था जब मैं ये सब चीजें कर रहा था। बट जहाँ पे कई अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे रिटर्न्स की बात होती है, वहाँ पे रिस्क हमेशा रहेंगे भाई। तो अब मैं बता देता हूँ कुछ हिडन डेंजर्स जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हो दुबई में, क्योंकि आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनकर डिसीजन लेना है। तो पहला है भाई लोन एंड पेमेंट रोड। अब भाई आपको लगता होगा कि भाई दुबई में प्रॉपर्टी ले लूँ, लोन लेके ले लूंगा, वो भाई पॉसिबिलिटी वहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल के अंदर आता है, फेमा के अंदर आता है। तो ऐसे ही नहीं कर सकते भाई। अगर आपके पास पैसा है तो आपको यहाँ सरकार को दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं इतना पैसा लेके वहाँ जा रहा हूँ। पहले बहुत लोगों ने कर दिया, लेकिन उनके साथ एसेट्स का बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है, अभी पता नहीं कहाँ पे रेड पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इन्वेस्टर को, लोगों को प्रॉब्लम आती है। बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ से कैश में पैसा जी वहाँ पहुंचवा देंगे, बहुत चीजें चल रही हैं ऐसी। बट प्लीज इन चीजों में मत पड़ना भाई, क्योंकि आप कैश में पैसा दोगे तो वहाँ पे क्या दिखाओगे कि मैंने किसके अगेंस्ट पैसा दिया। तो सारी चीजें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज जो यूएई गवर्नमेंट है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ही क्लोजली काम कर रही है। दूसरा जो रिस्क है भाई, वो यूएई की जो इकॉनमी है वो यूएस इकॉनमी से टाइट। तो भाई जो रिसेशन का रिस्क है वो तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। 2008-9 की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे दुबई का रियल एस्टेट मार्केट 60% तक क्रैश कर गया था जब यूएस में क्रैश आया था। वो तो पूरी दुनिया में आया था, बट स्टिल वो टाइड है यूएस इकॉनमी से। तब के डेमोग्राफिक्स और अब के डेमोग्राफिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तब यहाँ की इकॉनमी मेनली ऑयल पे चलती थी, बट अब इन्होंने बहुत सारी चीजें और क्रिएट कर दी है जिससे उनकी इकॉनमी वर्क कर रही है। तीसरा है भाई जो टैक्स ट्रैप है, जो आपको लगता है, लोग बताते हैं अरे जीरो इनकम टैक्स, ये वो ऐसे वैसे, बट वो कैसे होगा अगर आप वहां जाके रह रहे हो। अगर आप यहाँ से वहां जाते हो और वहां पे 183 डेज रहते हो किसी बाहर की कंट्री में, तब वहां के टैक्स रूल्स आप पे एप्लीकेबल होते हैं। बट अगर आप वहां से पैसा कमा रहे हो और यहाँ पे आप रह रहे हो, तो भाई आपको वो जो पैसा है उस पर टैक्स इंडिया में तो भरना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि जीरो टैक्स है। हाँ, हो सकता है वहीं पे कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल करो और उसको किसी और में इन्वेस्ट कर दो, मतलब अपने पैसे को घुमा सकते हो, बट एट दी एंड आप जब भी लोगे यहाँ पे तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और जो लास्ट एक और भाई जो सबसे बड़ा रिस्क मेरे को लगता है, दैट इज अ बबल ट्रैप, जो कि हो सकता है मतलब आगे वही कि डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ओवर सप्लाई हो जाए। रियल एस्टेट जो डेवलपर्स है वो बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, वो और प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, लॉन्च करते रहते हैं, सॉफ्ट लॉन्च में प्रोजेक्ट बेचते रहते हैं कि बना कुछ नहीं, सिर्फ नक्शे पे बेच दिया। एंड ये होते होते ऐसा हो जाता है कुछ एक बबल क्रिएट हो जाता है, जो पूरी दुनिया में बहुत बार हो चुका है। तो वो भी पॉसिबल रिस्क है यहाँ पे। बट क्योंकि गवर्नमेंट बहुत तरीके से रेगुलेटेड रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पे, तो ट्राई करते हैं कि ऐसा ना हो। बट कहीं भी हो सकता है भाई, चाइना में हो गया, यूएस में हो गया, इंडिया में भी अभी चल ही रहा था कि रियल एस्टेट ने कोई रिटर्न ही नहीं दिए थे, अभी दे दिए, लेकिन सेम चीज
हर जगह पे होती है। मैं हर बार बताता हूँ कि एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन के हर चीज समझ के, पोटेंशियल रिस्क समझ के, पोटेंशियल रिवॉर्ड समझ के तब काम करो, किसी और के सुन के मत करो। अब मैंने आपको एक क्लैरिटी दे दी कि किस तरीके से मुझे कैलकुलेट करना है, क्या क्या मेरे साथ रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अगर आप कुछ नॉलेज चाहते हो वहाँ के बारे में मेरे से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जो भी मेरे एंड से हेल्प हो सकती है कि मैं जरूर हेल्प कर दूंगा। कि आपको अगर चाहिए कि भाई मुझे वहाँ पे जाकर रेजिडेंट बनना है, वो कैसे हो सकता है, कि आपको चाहिए कि भाई मुझे वहाँ पे रियल एस्टेट ढूंढना है, वो कैसे कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ। बिकॉज भाई मेरे को ये चीज़ करते करते 1 साल से ऊपर हो गया और मैं कुछ हद तक कुछ चीज़ें समझ चुका हूँ, तभी मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर भी कर पा रहा हूँ। बट लास्ट में भाई कंक्लूड करके ये जा रहा हूँ कि दुबई का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैन बी अ गोल्ड माइन फॉर यू, अगर आप उसको कुछ लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर लेते हो, उससे बढ़िया रेंटल यील्ड बनाते हो और रियल एस्टेट को चर्न करते हो वहाँ पे। मतलब मैंने जो फील किया है कि वहाँ का रियल एस्टेट मार्केट ऐसा है जैसे आप इक्विटीज में डील करते हो यहाँ पे, कि आपने एक स्टॉक खरीदा फिर उसको कुछ प्रॉफिट पे निकाल के दूसरे में डाल दिया, इसी तरीके से वहाँ पे रियल एस्टेट है भाई। कि एक जगह पे आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से रेंटल यील्ड अर्न करी, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, उसको निकाला तो कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकती है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल कर देना। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट भाई क्योंकि डेप्थ में समझाना तो लंबा वीडियो में ही समझा पाऊंगा। अगर कुछ इनसाइट्स मिले हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो भाई औरों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बाकी मिलता है फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।